और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया को अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। डॉक्टर पूनिया से प्रदेश सरकार के 1 साल कार्यकाल और अन्य कई मुद्दों पर हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर सतीश पूनिया से आज हम जानेंगे, राजस्थान सरकार 1 साल पूरा कर रही है, साथ ही जो हरियाणा में सफलता बीजेपी ने अर्जित की, कैसे की, इन सब बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। सर, पहले तो सच बेदरक में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, जहां के आप प्रभारी हैं, हरियाणा में बीजेपी की स्थिति काफ़ी खराब बताई जा रही थी अधिकतर सर्वे में, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही? देखिए, केवल एक परसेप्शन बना दिया था कि बीजेपी इस बार नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। हुड्डा हुड्डा का हल्ला ज़्यादा था, पर यदि कंक्लूसिव तरीके से कहें तो कांग्रेस हवा में थी और हम धरातल पर थे। चुनाव एक तरीके की इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट का एक इस तरीके का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा संगठन है, प्रबंधन हमारा उत्कृष्ट था, रणनीति हमारी उनसे बेहतर थी, और उम्मीदवारों के चयन से लेके प्रचार, ये सब पूरे तरीके से चाक चौबंद थे। तो मुझे लगता है कि हम लोग चर्चाओं से इतर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा गॉन केस नहीं था। 14, 19 और 24 ये सारे आंकड़े कहते थे कि हम रेस में रहेंगे, और यही कारण था कि हम लोगों का जो जितनी सारी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का जो पार्ट रहा, और उम्मीदवार अपेक्षाकृत हमारे और बेहतर थे, और कुल मिलाकर जो इन सब चीज़ों का मिश्रण करेंगे तो निष्कर्ष यही था कि केंद्र का वरदस्त था। 10 सालों में हरियाणा की सरकार ने जो बिना खर्ची बिना पर्ची से लेके, और केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं जो हरियाणा में धरातल पर उतरी, उनका बड़ा योगदान था। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी और हम लोग धरातल पर शांति से काम कर रहे थे। सर, अक्सर हमने देखा है डॉक्टर सतीश पूनिया चाहे राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष रहे हों या हरियाणा में बीजेपी प्रभारी, संघर्ष करते हुए दिखते हैं। आप बीमार हो गए थे, लेकिन आप वहाँ एडमिट हरियाणा में ही हुए। उस समय क्या स्थिति थी? हरियाणा में लोकसभा में काफ़ी काम हम कर चुके थे, और लोगों की धारणा थी कि 5 सीटें आई हैं, ये कम है, जबकि हरियाणा का 5 सीटें जीतना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसको हमने पूरा किया, 44 सेगमेंट में लीड किया। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के बीच में हमें जो समय मिला, उसमें हमने ज़मीनी तौर पर काफ़ी चीज़ें ठीक करी थी। और स्वाभाविक तौर पर जब आप कोई काम करते हैं टारगेट लेके, टास्क लेके, तो उसका नतीजा बेहतर ही होता है। लेकिन एक चैलेंज ज़रूर था, और अच्छी टीम थी, कार्यकर्ताओं की अच्छी फौज थी, सबको जुटाया, बहुत मजबूती से सब लोग लगे। तो काम करते करते ये चुनौतियां तो आती हैं। तो मैं जब पूरा हमारा काम सारा पूरा हो गया था, वॉर रूम की तैयारी थी और 2 दिन बाद पोलिंग थी, तो अपेंडिक्स का दर्द हुआ। उसके बाद उसको देखा तो बस्ट हो गई, और वहीं हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा। उसके बाद तुरंत डॉक्टर से परमिशन लेके वॉर रूम में काम किया। वो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए भी, और जो हमें अपना जो मिशन था उसको पूरा करना था, उसके लिए कोई चुनौती थी तो भी कोई ज़रूरत, उसमें कोई दिक्कत हमें थी नहीं। हरियाणा के कार्यकर्ताओं का, जनता का अच्छा समर्थन मिला, और यही कारण था कि हम लोग तकलीफ़ों के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट दे पाए। उसका नतीजा ये कि पूरे देश भर में फिज़ा बदल गई पार्टी की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। उसका नतीजा है कि यहाँ बाई इलेक्शन जीते, महाराष्ट्र का चुनाव जीते। तो चर्चा अक्सर लोग यही करते हैं कि हरियाणा की जीत ने बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम किया, ताकत का काम किया। हरियाणा जीतने के बाद राजस्थान में उपचुनाव में भी सफलता मिली, खास तौर से लोकसभा चुनाव में जाटलैंड की सीटें बीजेपी हारी, लेकिन उपचुनाव में वापसी करते हुए झुंझुनू कहें या खींवसर, क्या लगता है जो वोट बैंक खिसका था वो वापस आ गया? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का एक अच्छा खासा समर्थक वर्ग अब स्थापित हो गया है। वो जाति, पंथ और मजहब से भी ऊपर है, और इसलिए ये तो फेजेज हैं, कभी जीतते हारते हैं, लेकिन केवल हमारा वोट पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाए तो हम कभी नहीं हारे, हमेशा जीतेंगे। लोकसभा में इस बात की कुछ जगह कमी रही, जो मैंने हरियाणा में महसूस किया था, उसको ठीक किया, और हमारी विधानसभा में अच्छी जीत हुई। उपचुनाव में भी यही हुआ कि हमारा अपना जो एक समर्थक वर्ग है, वो जाति पंथ से भीतर हमारे साथ वापस लामबंद हुआ और मजबूती से साथ खड़ा हुआ, और उसी का कारण है कि बीजेपी को सब जातियों ने वोट दिया। हर पोलिंग स्टेशन पर अच्छी तादाद में वोट मिला, और जो पार्टी की नीतियां हैं केंद्र की, मोदी जी की, उन सब का तो व्यापक प्रभाव है ही।
पार्टी का कैडर भी दूसरों के मुकाबले अच्छा है, संगठन बेहतर है, तो और लोगों से हम काफ़ी बेहतर हैं। इसलिए उपचुनाव के दौरान जो चीज़ें थी वो जो मैंने कहा हरियाणा का इम्पैक्ट भी था, यहाँ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम भी था। अब आते हैं सर राजस्थान में। राजस्थान सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है। जो घोषणा पत्र में आपने वादे किए, क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं इस 1 साल को? देखिए, वैसे तो 1 साल कोई बैरोमीटर नहीं होता किसी सरकार की परफॉर्मेंस का, और जब सरकार अगले चुनाव में जाएगी उस समय जो बात कहेगी उस चीज़ का एक असर होता है। इसलिए लेकिन ये बात ठीक है क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से सरकार आई थी। पर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 1 साल के भीतर कुछ प्रमुख जो चीज़ें थी, ERCP एक बड़ा मसला था, यमुना जल समझौता ऐतिहासिक है, ये जो ही इसकी पूरी परिपक्वता सामने आएगी तो शेखावटी के लोगों को इसका लाभ होगा सीधे तौर पर। ERCP से जो 13 ज़िले पूर्वी राजस्थान के उनको स्वाभाविक तौर पर फ़ायदा मिलेगा ही। पेपर लीक पर SIT ने जो एक्शन किया और उसके कारण जो चीज़ें नियंत्रण में आई वो एक बड़ा काम था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विज़न डॉक्यूमेंट जो संकल्प पत्र दिया था उस पर सरकार और बेहतरी से काम करेगी। अभी राइजिंग राजस्थान में जिस तरीके से MOU हुए, लाखों करोड़ों के, प्रधानमंत्री जी आए, इतने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, तो राजस्थान पोटेंशियल स्टेट है और मुझे लगता है कि इस सरकार की लीडरशिप में राजस्थान में निवेश भी ज़्यादा होगा, रोजगार का सृजन भी मुझे लगता है उस निवेश से आएगा। सर, राइजिंग समिट की बात करी जो अभी कल ही ख़त्म हुई है। समिट के स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आते हैं तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहें या पूर्व नेता प्रतिपक्ष एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन समिट में नहीं पहुंचते हैं। हमें प्रधानमंत्री जी को स्वागत के लिए बताया था और जितना बताया था उतना ही किया था। उसके बाद आग्रह था कि हम लोगों को कंक्लूडिंग सेशन में रहना था, उसमें सब लोग रहे थे। उसके साथ जो पार्टी की तरफ से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरतें थी और ख़ास तौर पर जो इस तरीके के लीडर थे उनको 17 तारीख का जो पार्टी का 1 साला जलसा होगा उसमें ख़ास तौर पर जिम्मेवारियां दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक सियासी मुद्दा है कि कौन गया कौन नहीं गया, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। इसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं या उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल जलसा था नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सियासी चर्चा का कोई कारण है। ठीक है सर। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में, और कई ऐसे मौके आए, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस को तो ये इल्ज़ाम लगाने का हक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने न तो अपने नेताओं की करी, न कार्यकर्ताओं की करी, न जनता की करी, और इसलिए उनकी दुर्दशा इसीलिए हुई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को नसीहत देने के बजाय वो अपना घर सुधार लें तो ठीक है। हरियाणा की सफलता आपने अर्जित की, राजस्थान में भी जब आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा, पार्टी के अंदरूनी भी जो कई चीज़ें सामने आई थी। आज सतीश पूनिया अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं, केंद्र में या राज्य में? मैं तो जहाँ पार्टी जो योग्य समझे ये जीवन पार्टी को समर्पित किया है, जो मैंने कहा, अटल जी ने कहा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही। अभी आज ही दिल्ली का असाइनमेंट मिला 50 दिन का, तो 16 तारीख से दिल्ली में रहेंगे। अच्छा, अब दिल्ली। लेकिन सतीश पूनिया की खुद की इच्छा, क्योंकि आप अलवर से बाड़मेर तक, गंगानगर से डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सक्रिय हैं, आज भी सक्रिय हैं, आपने अभी जन्मदिन अपना बाड़मेर मनाया, तो मन ज़्यादा राजस्थान में लग रहा है? राजस्थान जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो मन तो लगेगा ही, इसलिए मन न लगने का तो कोई कारण नहीं। और राजस्थान में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो राजस्थान कोई मेरे लिए सियासत का मैदान नहीं है, मेरे लिए परिवार है। पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं के अलावा भी सामाजिक रूप से, आपने ही कहा कि मैं बाड़मेर से और बालोतरा से लेके और बांसवाड़ा तक और बांसवाड़ा से लेके भिवाड़ी तक जुड़ा हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर वो मैं केवल एक सियासी मिजाज का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे लिए राजनीति सामाजिक जिम्मेवारी से बाद में है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और उस नाते सियासत के अलावा भी मेरा अपना इंटरेस्ट है, लोगों से मिलना, उनको सुख दुख में शरीक होना, जितना योग्य बन पड़े मैं करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेवारी है ये बहुत बड़ी है और इसको जब तक जीऊँगा निभाऊंगा। एक आखिरी सवाल सर, कल मुख्यमंत्री का काफिला दुर्घटना का शिकार हुआ, उस दुर्घटना में एक
पुलिस के अधिकारी और एक जो कार चालक थे उनकी डेथ हुई, लेकिन अभी तक इस मामले में ये तक साफ नहीं हुआ है कि ये दुर्घटना कैसे हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत बहुत गंभीरता से लिया, बैठक भी बुलाई और पुलिस भी इस बारे में निष्कर्ष पे पहुंचेगी क्योंकि कोई सामान्य बात नहीं थी। दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना को और दुर्घटना के कारण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जो एक सबक है और जो चर्चा है कि रोड सेफ्टी अब देश में और ख़ास तौर पे प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, उस पर मुझे लगता है कि सरकार अच्छे से काम करेगी, पुलिस भी ठीक से काम करेगी। जो दिवंगत हुए हैं वो अपनी कर्तव्य पालन के दौरान हुए, पार्टी की हमारी व्यक्तिगत संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। चाहूँगा कि पुलिस विभाग और सरकार भी उनका जो योग्य सहयोग कर सके वो करेगी। पर मुझे लगता है कि इस पर पुलिस महकमे को ख़ास तौर पर कैपिटल का जो ट्रैफिक है उस पर उनको मुझे लगता है कोई एक रोड मैप तैयार करके उसको एक बड़ी टास्क के रूप में लेके उसको ठीक करना चाहिए। एक और सवाल रह गया। गुजरात में आप बैलगाड़ी पे दिखे थे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है। ये बैलगाड़ी तो मेरे मित्र हैं, वहाँ डीसा के विधायक हैं प्रवीण माली, वो अपने बहन के यहाँ मायरा लेके जा रहे थे और मैं भी उत्सुकता से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ी आलीशान गाड़ियों में तो सब जाते ही हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से उसको हम लोग लेके जाएं, तो हमने उस जो परंपरा का है उसका आनंद लिया था। शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। जो कल दुर्घटना हुई उसमें भी बेबाकी से अपनी बात कही और जयपुर की जो पुलिस है उनसे ये मांग की कि कम से कम कोई रोड मैप हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही राजनीतिक रूप से जब हमने इनसे पूछा कि आपको राजस्थान या केंद्र, तो इनका यही कहना है कि कर्तव्य पथ पर जो भी मिलेगा ये भी सही वो भी सही। सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेदरक के लिए जयपुर से।